हेलो रेडियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ज्योग्राफी क्लास 6 के कुछ चैप्टर्स को हम लोगों ने कवर किया, जिसमें आप लोगों ने पिछले 4 चैप्टर्स को देखा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम 5वें चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है, टाइटल है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ जिस इस पूरे चैप्टर का शीर्षक है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर के शीर्षक को हम अभी पहले समझेंगे। व्हाट डू मीन बाय डोमेन्स? डोमेन्स मीन्स विच मीन दैट डिफरेंट components ऑफ द अर्थ, विच मीन्स दैट हाउ द लाइफ इज पॉसिबल और एग्जिस्ट ऑन अर्थ सरफेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ components। ओके, क्या करते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स अर्थ के ऊपर एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से आपको एक नया कंपोनेंट तैयार होता है जहां लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो, एक धरती ही पूरे आपके क्या है, यूनिवर्स के, गैलेक्सी के पूरे आपको हमारे सोलार सिस्टम में जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसके पीछे की वजह क्या है? वजह है यहाँ पर 3 ऐसे मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं एक साथ, जो हमारे चौथे कंपोनेंट को जन्म देते हैं या फॉर्मेशन उनका करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं 3 ऐसे कंपोनेंट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। इन कंपोनेंट्स को आप सस्टेनिंग एलिमेंट्स भी कह सकते हो। सस्टेनिंग एलिमेंट्स विच मीन्स दैट इट हेल्प्स और इट लीड द फॉर्मेशन ऑफ द बायोस्फीयर, विच फर्दर हेल्प्स in the existence of the life, or it helps in the possibility of life on the earth surface. Okay, it together form and helps in existence of biosphere. Okay, first of all, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो धरती की सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जोन है। कॉम्प्लेक्स जोन हम लोग क्यों कहते हैं? कॉम्प्लेक्स जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर किसी एक चीज़ से धरती बनी हुई नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो ज़िंदगी एग्जिस्ट कर रही है, इतने मानव हैं, इतने जानवर हैं, विभिन्न प्रकार के आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के ऊपर, इन पर्टिकुलर सस्टेनिंग एलिमेंट्स के ऊपर। ओके, तो शैल वी प्रोसीड? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये तीनों के तीनों जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। व्हाट डू मीन बाय मीट करना, ओवरलैप करना और इंटरेक्ट करना? इट मीन्स दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 components, okay, is called meet, overlap and interaction, okay, and lead to the formation of biosphere. ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग सिंगल इन पर्टिकुलर चीज़ों की। मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा चैप्टर इन 4 आपको टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड है। हर एक टॉपिक के लिए मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो इस चैप्टर से आपको रिलीज़ करूं, और ताकि आपको ब्रीफली समझा सकूं कि लिथोस्फेयर के कितने डिफरेंट माइनर कंपोनेंट्स हैं, कितने आपको माइनर आपको सब टॉपिक्स हैं, उनको मैं डिस्कस कर सकूं। वैसे ही एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर के भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं लिथोस्फेयर की। जब हम लिथोस्फेयर की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना, ये जो नाम लिए गए हैं ये नाम भारतीय नाम नहीं है। ठीक है, आप भारतीय नाम में आप क्या चीज़ें पाते हो कि आप उसे ईजिली प्रोनाउंस कर पाते हो, ठीक है, ईजिली लिख पाते हो। पर जब हम आपको कुछ किसी बाहरी देशों के नामों को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो वो नाम हमारे क्या होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, उसको प्रोनाउंस करने में हमें थोड़ा सा या तो दिक्कत आता है या फिर वो थोड़े विभिन्न प्रकार से साउंड करते हैं। ओके, सो आप यहाँ देखोगे लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर यानी स्टार्टिंग के आप लिथोस को उठाओगे तो ये वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं, ये ग्रीक से लिए गए हैं। ये सारे के सारे कौन से वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। ओके, लिथोस्फेयर का लिथोस, एटमॉस्फेयर का एटमोस, हाइड्रोस्फेयर का हाइड्रोस। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया हमारा, ये हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। लिथोस जिसका मतलब होता है क्या, स्टोन, यानी सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। अंडरस्टूड? इस सॉलिड पोर्शन में आपको डिफरेंट लेयर्स मिलते हैं। लाइक आप देखते हो सबसे ऊपर में आपको क्या आ जाएगा, क्रस्ट आ जाएगा, उसके बाद नीचे जाओगे तो मैंटल आ जाएगा, कोर आ जाएंगे। दिस टाइप ऑफ लेयर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू सब लेयर्स। ओके, तो लिथोस्फेयर बेसिकली क्या है, सॉलिड पोर्शन है धरती का, जिसे आप जमीन कहते हो या फिर सिंपली लैंड कहते हो। ठीक है, लिथोस का मतलब होता है स्टोन, जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, जो आपको लैंड को डिनोट करता है। दूसरा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो पहला आप ये जो देख रहे हो वर्ड, जिसको हम एटमोस कहते हैं, इसका मतलब होता है ग्रीक में वेपर। वेपर मीन्स दैट गैसियस लेयर्स। ओके, मैं आपको बता दूं, हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं। कोई एक लेयर से आपका पूरा धरती के एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है।
आसान भाषा में आपको बताऊं तो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद मेसोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, ओके, देन योर लास्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर. तो these are some layers which form the atmosphere on the earth. Okay, now move to the next one, that is your hydrosphere. When we talk about hydrosphere, which means that hydro taken from Greek words, and the meaning of the hydros is water. Okay, the liquid region means what? Around more than 71% of the earth is covered from water, with water. Okay, and this portion is called the hydrosphere region. तो हाइड्रोस भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका हाइड्रोस का मतलब होता है वाटर, और वाटर आपको पता है डिफरेंट फॉर्म्स में धरती के ऊपर पाई जाती हैं. वो आइस की फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर वो आपको जनरली वाटर के फॉर्म में हो, या फिर गैसियस फॉर्म में, ठीक है, जैसे वाटर वेपर. तो वाटर वेपर भी हमारा क्या है, आपको वाटर का ही एक क्या है, प्रकार है. ठीक है, एक साइकिल की तरह हमारा ये चलता है वाटर साइकिल में. नाउ कम टू द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर बताने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जब आप इन तीनों को कंबाइन करते हो तभी आपका बायोस्फीयर बनता है. बायोस्फीयर क्यों खास है? क्योंकि इसी बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट करता है. यानी हम जो इंसान जानवर जीवित हैं, हमारे दिनचर्या के जो काम हो रहे हैं, हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, और हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं, और इतनी आपको कह सकते हैं टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. हम एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें कर कहाँ रहे हैं? हम कर रहे हैं वैसी जगहों पर जहाँ पर आपको ये तीन चीज़ें क्या करती हैं, आकर मिलती हैं. ठीक है, इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, एक डायग्राम बताऊँगा. जैसे आपने ये डायग्राम देखा होगा, ये काफ़ी फेमस डायग्राम है. ओके, यहाँ तीन सर्कल है जो तीन पर्टिकुलर हमारे क्या है, कंपोनेंट्स को दर्शाते हैं. ये हमारे लिथोस्फीयर को दर्शाता है जो लैंड हो गया. ये हमारे एटमॉस्फेयर को दर्शाता है जो हमारा क्या हो गया, आपका गैसियस पार्ट्स हैं. और ये हमारा क्या है, हाइड्रोस्फीयर को दर्शाता है. ठीक है, यानी ये तीन सर्कल तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स को, एलिमेंट्स को दर्शाते हैं. नाउ कम टू द थर्ड वन. हमारा फोर्थ कहाँ बनता है, इनके टुगेदरनेस से. टुगेदरनेस ये कहाँ सब मिलकर कर रहे हैं, तो आप देखोगे ये वाले रीजन में, इस वाले रीजन में ये तीनों क्या कर रहे हैं, आपको मिल रहे हैं. ठीक है, आप देख पा रहे होगे कि इस रीजन में आपको क्या है, इस वाले का ये पोर्शन आ जा रहा है. ठीक है, इस वाले का ये पोर्शन आ जा रहा है, और इस वाले का ये पोर्शन आ जा रहा है. तो ये जो लेयर हमारे बन रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर. ओके, बायोस्फीयर, जहां इन तीनों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, लाइफ को मतलब पॉसिबल बनाते हैं और जीते हैं. ठीक है, तो आइए समझते हैं हमारे पहले टॉपिक लिथोस्फीयर के बारे में. जैसा कि मैंने आपको लिथोस्फीयर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर पहले दी कि लिथोस एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टोन, विच डिपिक्ट्स और टॉक्स अबाउट द डिफरेंट लैंड मासेस, ओके, और डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लैंड्स और सोइल्स ऑन अर्थ सरफेस. ओके, तो आइए बात करते हैं लिथोस्फीयर की क्या खासियतें हैं और ये क्यों बाकी लेयर्स से या फिर बाकी कंपोनेंट से अलग है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जान लीजिए आप कि लिथोस्फीयर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एलिमेंट्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ज़मीन के अंदर से ही तेल आपको मिलते हैं, ज़मीन के अंदर से ही आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं. लाइक उसमें आपको आयरन हो गया, उसमें आपको गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया. ठीक है, उसके बाद आप कॉपर, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, बहुत सारी चीज़ें हम ज़मीन के अंदर से ही निकालते हैं. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये लाइफ को क्या करते हैं, आपको पॉसिबल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी इसे हम निकालते हैं अपनी नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, और इसका इस्तेमाल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं. जैसे हम लोग आयरन ओर निकालते हैं लैंड के अंदर से ही, और इससे हम फिर आयरन ओर जो एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, एक कच्चा उत्पादन होता है, वो उसका इस्तेमाल सीधे हम लोहे के रूप में नहीं कर सकते. तो हम उसे क्या करते हैं, पहले रिफ़ाइन करते हैं, रिफाइनरी आपको इंडस्ट्रीज में लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद उसको हम आयरन बनाते हैं, और आयरन की मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वेदर इट इज़ रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स एट्सेट्रा. ओके, एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूँ, जैसे बॉक्साइट. तो बॉक्साइट भी धरती के अंदर से ही मिलता है. ओके, और ये बॉक्साइट जो है, इस बॉक्साइट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग इसको रिफाइनरी
इंडस्ट्री में ले जा करके ओके वहाँ पर इससे हम लोग एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्युमिनियम बनाते हैं। अब आपको पता है एल्युमिनियम की एक क्या है खासियत है कि ये बहुत ही लाइट नेचर का होता है, ठीक है, और ये क्या है आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अच्छा कंडक्टर होता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, विच मीन्स दैट इसके इस पर्टिकुलर एल्युमिनियम की मदद से एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, क्योंकि एरोप्लेन को उड़ने के लिए कोई ऐसी बॉडी चाहिए जो हल्की हो, तो एरोप्लेन जो बनाए जाते हैं उसमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। आपको देखोगे कि जो तार इस्तेमाल किए जाते हैं बिजली में, ठीक है, बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए जो तार होते हैं, जैसे आपके स्ट्रीट लाइट्स में जो तार इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है, अब वो तो कोटेड आ रहे हैं, ठीक है, अब वो क्या होते हैं लेयर्स से ढके हुए रहते हैं, पर पहले जो होते थे या फिर आज के समय में जो कोटेड रहते हैं जो घरों में इस्तेमाल होते हैं उसमें भी आप एल्युमिनियम तार देखोगे। तो ये दो उदाहरण मैंने आपको बताया लिथोस्फीयर में कि एलिमेंट्स कैसे पाए जाते हैं। वो क्यों बताया? क्योंकि ये इंसान क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करके अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। पर मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स पहले से भी उसमें मौजूद हैं जो ऑलरेडी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको एनिमल्स हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं कि वो लाइफ को क्या करें अच्छे से जी सकें, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो यह कि जो हमारा लिथोस्फीयर का टॉपिक है ये प्रॉपर दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। एक को हम कहते हैं कंटिनेंट्स, ओके, lithosphere is further divided into two parts, first is continents, okay, continents, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा आपको ओशन बेसिन, ओशन बेसिन्स। तो आप आसान भाषा में कह सकते हो कि धरती के ऊपर जितनी भी जमीन है वो जमीन आपको सिर्फ दो हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है, एक जो है उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और दूसरा जो हम उसे ओशन बेसिन्स कहते हैं, ठीक है। जो आपको यहाँ पर जाननी है भैया वो क्या जानना है कि ये पर्टिकुलर जो लैंड मासेस हैं या फिर ओशन बेसिन्स हैं ये आपको कितने एरियाज कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कॉन्टिनेंट्स जो है ये लार्ज लैंड मास को कवर करते हैं, ठीक है, और जो ओशन बेसिन्स होती हैं ह्यूज वाटर बॉडीज होती हैं। तो मैंने आपको बताया और जो ओशियंस हैं वो ह्यूज वाटर बॉडीज हैं। एक और चीज़ जो आपको जाननी हो यह कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो जितने लैंड्स हमारी धरती पर वो अराउंड 21% के आसपास आपको देखने को मिलेंगे और जो ओशियंस हैं वो अराउंड आपको 70 आप कह सकते हो कि हाँ ये 29% के आसपास देखने को मिलेंगे और ये 71% के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। यानी आप कह सकते हो कि जो पानी है वो पानी भी समहाउ किसी ना किसी ज़मीन से तो जुड़ा होगा, ठीक है, पानी हवा में तो नहीं होगा ना। तो जो ज़मीन है समुद्र के जो तल है जो सी फ्लोर है उसके ऊपर जो पानी है उसके लैंड्स को जब हम मेज़र करते हैं तो वो आपको पानी की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी, 71% के आसपास मिलेगी। और जब आप लैंड को मेज़र करोगे जो कंटिनेंट्स में डिवाइडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड मासेस में डिवाइडेड है वो 29% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसी में आपको लैंड मास की बात करेंगे। ओशन बेसिन्स की जब हम बात करेंगे तो वो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, ठीक है। लैंड मासेस की जब बात करेंगे तो लैंड मासेस में आपका आ जाएगा जैसे कि दो चीज़ें आपको जाननी है, एक क्या यहाँ पर माउंट एवरेस्ट और इसमें आपको जानना है क्या मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच। अब दो चीज़ें यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट धरती के ऊपर जो ज़मीन है उस पर सबसे ऊंची जगह है जिसकी हाइट है अराउंड 8848 मीटर, ओके। और अगर हम mariana ट्रेंच की बात करें तो इसकी हाइट आपको इसकी जो डेप्थ मिलेगी वो आपको 11,022 मीटर, ओके। डिफरेंसेस समझने आपको, डिफरेंसेस क्या है, ये इस तरीके से होता है और ये आपको इस तरीके से होता है, क्लियर है, क्लियर है, विच मीन्स दैट ये लैंड के ऊपरी पोर्शन में इस तरीके से क्या आपको खड़ा मिलेगा और ये लैंड के निचले हिस्से में ये आपको इस तरीके से मिलेगा। अगर आप माउंट एवरेस्ट को उठाकर क्या करो mariana ट्रेंच के अंदर डाल दो
तो ये इतने रीजन में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, यानी कुछ रीजन्स और बच ही जाएंगे, क्योंकि मरियाना ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब होता है खाई, गड्ढा, ठीक है। तो ये धरती के अंदर आपको कहाँ मिलेगा, पैसिफिक ओशियन में मिलेगा। पैसिफिक ओशियन में मरियाना ट्रेंच सिचुएटेड है, जिसकी डेप्थ है आपको 11,022 मीटर। और धरती के ऊपर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में सिचुएटेड है, हिमालयन पूरे रीजन में, ओके, इंडिया से कनेक्टेड। तो यहाँ इसकी हाइट है 8,848 मीटर। जब आप माउंट एवरेस्ट को उठाकर अगर मान लो इसमें एडजस्ट करो तो वो इजीली एडजस्ट हो जाएगा। इवन आपको कुछ रीजन्स 3,000 के आसपास आपको मीटर बच ही जाएंगे। समझ पा रहे हो, यानी कितनी ज़्यादा खाई होगी कि आपके धरती पर सबसे ऊंची चोटी माउंटेन भी इसके अंदर आ जा रहा है। ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड थी हमारे यहाँ पर। अभी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको हम ज़मीन के ऊपर चीज़ों को मेज़र करते हैं, यानी आप इसके हाइट को कैसे मेज़र कर रहे हो। माउंट एवरेस्ट के हाइट को किसी पर्टिकुलर चीज़ से मेज़र करोगे ना, जैसे स्केल की बात करते हैं, ठीक है। आपके पास अगर एक स्केल है तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। इसके बाद आपको आगे बढ़ते चले जाती है। तो आप कहते हो ना कि हम 0 से मेज़र करते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। समझ पा रहे हो, यानी 0 से स्टार्ट करके हम आगे जहाँ तक जाते हैं, फिर कहते हैं उतना सेंटीमीटर, उतना मीटर, उतना किलोमीटर। क्लियर है। तो आखिर कौन सी ऐसी जगह है जिसकी मदद से हम माउंट एवरेस्ट या फिर किसी भी माउंटेन्स को धरती के ऊपर मेज़र करते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन को कहते हैं सी लेवल। सी लेवल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। धरती के ऊपर ना आपको पानी जो है ना, उसका जो लेवल है, कहीं भी जगह पर आप चले जाओ तो लगभग क्या है, आपको सेम मिलेगा एवरीवेयर, ठीक है। धरती के ऊपर जो पानी का स्तर है, लेवल है, वो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा हर जगह पर। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इस जगह को 0 डिपिक्ट करते हैं। समझ में आया, 0 डिपिक्ट करते हैं। और यहीं से आपको क्या करते हैं, जितनी भी हाइट्स होंगी उस हाइट्स को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात। एक बार और मैं इसको समझाता हूँ कि जितने भी एलिवेशन है लैंड के ऊपर, यानी जितने भी माउंटेन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइट्स आपको अवेलेबल है, प्रेजेंट है लैंड के ऊपर, उसको सी लेवल से मेज़र किया जाता है। सी लेवल से है क्यों, क्योंकि आपको सी लेवल से 0 को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, और इसके बाद जितनी भी आपको माउंटेन है उसको हम इतना आपको मानते हुए चलते हैं, स्केल से मेज़र करते हैं। क्लियर है। मैंने आपको इसलिए ये एग्जांपल दिया था कि 0 से स्टार्ट कहीं ना कहीं से तो होना चाहिए। तो धरती के ऊपर सी लेवल से 0 की शुरुआत होती है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आपको एलिवेशन है उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट द कॉन्टिनेंट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट पार्ट्स। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो लगभग कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स की संख्या हमारी कितनी है, 7 है, जो क्या है, सेपरेटेड है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, सारे कॉन्टिनेंट्स क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ओके। कुछ कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और कुछ क्या है, आपको सेपरेटेड है। सेपरेट करने वाले कौन सी चीजें यहाँ पर, वो है वाटर बॉडीज, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, लाइक as you seen that the Atlantic Ocean or the Northern Atlantic Ocean or the Southern Atlantic Ocean, okay, it separate the North America, South America from Europe and African region। दिख रहा है ना आपको। तो ये क्या है, इस तरीके से वाटर बॉडीज से सेपरेटेड होती हैं। वाटर बॉडीज में आपका ओशंस आ जाएंगे, सीज आ जाएगा, इसके बाद आपके डिफरेंट टाइप्स आप कह सकते हो रिवर्स भी आ सकते हैं, ओके। तो ये जो आपको वाटर बॉडीज हैं कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करती हैं। अब ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एशिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है यूरोप, तीसरा है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स, उसके बाद है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट मिलेगा आपको, और उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है हमारा क्या, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें आप देखोगे क्या कि बेसिकली ये कहाँ पर सिचुएटेड है, आपको इक्वेटर से ऊपर की तरफ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही मिलेंगे, याद रखना। जैसा कि आप अभी देख रहे हो इमेज में, यानी नॉर्दर्न पोर्शन में ज़्यादातर हमारे लैंड मासेस आपको देखने को मिलते हैं, और साउदर्न रीजन में आपको ज़्यादातर क्या होता है, वाटर बॉडीज देखने को मिलती है।
ओके, तो नॉर्दर्न रीजन में आपको क्यों लैंड मासेस देखने, क्योंकि यहाँ पर कंटिनेंट्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसको आपको, ठीक है, लैंड हेमिस्फीयर भी कहा जाता है, इसको वाटर हेमिस्फीयर भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये जो 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इन 7 कॉन्टिनेंट्स को हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे और इसके फीचर्स को भी समझेंगे। ठीक है, पहली जो हमारी कॉन्टिनेंट है उसकी हम बात कर लेते हैं। वो कॉन्टिनेंट है हमारी क्या, एशिया, जैसा कि आप इमेजेस में देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो एशिया के बारे में जो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट का मतलब क्या, कि ये पूरे कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि ये अराउंड 1/3 ऑफ लैंड क्या करता है, पूरे 7 कॉन्टिनेंट का कवर करता है। अगर परसेंटेज वाइज अगर बात करो तो ये 1/3 44% ऑफ लैंड क्या करता है, कवर करता है। तो ये काफ़ी बड़ा हमारा क्या है, आपको रीजन है। इसके बाद आप बात करोगे तो ये किधर सिचुएटेड है, तो ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर रीजन में आपको सिचुएटेड है। इसके बाद हम बात करेंगे आपको यूरोप की, तो ये जो बाउंड्री शेयर करता है ये आपको यूरोप के साथ शेयर करता है, जैसा कि आप इमेजेस में देख पा रहे होगे। यूरोप और एशिया एक दूसरे से अलग है। कैसे अलग है, उसको अलग करने वाले एक माउंटेन है और कुछ सी हैं, जिसमें आते हैं यूराल माउंटेन्स, कैस्पियन सी और ब्लैक सी। ठीक है, ये क्या करते हैं, यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको इसके साथ बताना चाहता हूँ, क्या हुआ कि एशिया के कुछ पार्ट्स, जैसे रशिया को आप देख रहे हो, तो रशिया का कुछ पार्ट्स जो वेस्टर्न पार्ट्स है वो क्या है, आपका यूरोप में भी शामिल है। ठीक है, तो हम लोग इस रीजन को, यानी जो एशिया का कुछ हिस्सा और यूरोप का कुछ हिस्सा एक जगह मिलता है, उस रीजन को हम यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, यानी एशिया प्लस यूरोप इज इक्वल्स टू यूरेशिया। समझ पा रहे हो आप लोग। और ये 3 डिफरेंट क्या है, आपको बॉडीज से घिरी हुई है। जैसे नॉर्थ की तरफ देखोगे तो आप आर्कटिक ओशियन देख रहे हो, साउथ की तरफ आप इंडियन ओशियन देख रहे हो, और ईस्ट की तरफ आप पैसिफिक ओशियन देख रहे हो। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड थी एशिया से रिलेटेड। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज योर अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीकन कंटिनेंट भी काफ़ी क्या है, बड़ी है, और ये सेकेंड मोस्ट क्या है हमारी, आपको ग्रेटेस्ट कॉन्टिनेंट में से एक है। तो जैसा कि आप इमेज में अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, इसकी इंफॉर्मेशन की मैंने आपको बात की, तो सेकेंड लार्जेस्ट, और यहाँ से आप देखोगे क्या कि इक्वेटर पासेस थ्रू मिडिल। ठीक है, इसकी एक खासियत मैं आपको बता दूं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ना इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है, यानी तीनों आपको यहाँ से देखें पास होंगे, ये देखने को मिलेगा। ये क्या है, बाउंडेड बाय ओशियंस एंड सीज फ्रॉम ऑल साइड्स। जैसा कि आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देख रहे हो, ये चारों तरफ से लगभग आपको क्या है कि सीज और ओशियन से बाउंडेड है। जैसे आप आपके वेस्ट में, इसके वेस्ट में देख रहे हो साउदर्न, आपको अटलांटिक ओशियन मिलेगा। ठीक है, आप इसके ईस्ट में देखोगे इंडियन ओशियन मिलेगा, और साउथ में देखोगे क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, ये है आपको साउदर्न ओशियन, जिसे हम अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं। और नॉर्दर्न रीजन में आप देखोगे मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी है। ये क्या करता है, लगभग आपको पूरे वाटर बॉडी से ही घिरा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़िए, जिसमें आपको आता है क्या कि यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी आपको नदी मिलेगी, जिसको हम कहते हैं रिवर नाइल। तो रिवर नाइल जो है आपको यहाँ पर ही सिचुएटेड मिलेगी। इसके बाद यहाँ आपको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर दैट इज रिवर नाइल, एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट दैट इज सहारा डेजर्ट, दोनों यहीं पर सिचुएटेड आपको इसी कंटिनेंट में मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लार्जर पार्ट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जैसा कि अभी आप अफ्रीकन कंटिनेंट को देख रहे हो, इसमें जहां आपको इक्वेटर नज़र आ रहा है, इक्वेटर के ऊपरी हिस्से के ऊपर आप चले जाओगे नॉर्दर्न रीजन में, तो अफ्रीकन कंटिनेंट का मोस्ट ऑफ द लैंड मासेस है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ रीजन में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ओके, कि ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ओके, और ये कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है नॉर्थ हेमिस्फीयर के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर में आप कह सकते हो। ठीक है, ये भी क्या है, आपको लगभग चारों तरफ से आपको क्या है, पानी से ही घिरा हुआ है, एक्सेप्ट साउथ में, जहां ये छोटे से एक क्या है, आपको कह सकते हो लैंड की एक
पर्टिकुलर एरिया से ये क्या है, साउथर्न कंटिनेंट से जुड़ा हुआ है। इस रीजन को हम इस्थमस कहते हैं। ये पूरे कंटिनेंट्स कवर करने के बाद मैं बताऊंगा इस्थमस क्या है और उसके बाद हमारा स्ट्रेट क्या है, ठीक है। तो अभी आपको जो जानना है भैया कि ये पूरे रीजन्स में क्या होते हैं, आपको घिरे रहते हैं किस चीज़ के साथ, ये आपको घिरे रहते हैं आपको पानी के साथ, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारा आएगा क्या, आपका साउथ अमेरिकन रीजन। इसके नीचे वाले हिस्से की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इस रीजन में आप आओगे तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे लार्जेस्ट रिवर, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था अफ्रीका में लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन थी, नाइल थी। और वैसे ही आपको कहाँ पर, साउथ अमेरिका में लार्जेस्ट रिवर क्या मिलेगी, वो आपको अमेजन रिवर मिलेगी, ठीक, क्योंकि यहाँ अमेजन के जंगल मौजूद हैं। ये पूरे के पूरे जो साउथर्न अमेरिकन कंटिनेंट है साउथ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, यानी साउथ के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, आप कह सकते हो साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर, और ये पानी से घिरा हुआ है, समझ पा रहे हो, ठीक है। नॉर्थ में ये क्या है आपको देखने को मिलेगा, कोलंबियन बॉर्डर से क्या है आपको सेपरेट करता है, किसके साथ, अमेरिका के साथ, यानी नॉर्थ अमेरिका के साथ ये, इससे आपको ये आपका घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको मिलेगा एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे आप देख रहे हो अभी यहाँ पर एक एंडीज माउंटेन है जो इसके नॉर्थ रीजन से स्टार्ट होता है और साउथ रीजन तक जाता है, यानी इसकी जो क्या है दूरी है, ठीक है। मैं अब आपको इसकी ऊंचाई की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी दूरी की बात कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी लंबी दूरी तय करता है, इसलिए इसके एंडेस माउंटेन को हम लोग लॉन्गेस्ट क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो है हमारा क्या, आपका यूरोप, ठीक है। यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये आपको ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आपको नॉर्थ के सिचुएटेड है, यानी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी सिचुएटेड है और नॉर्थ के ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर दोनों के बीच में आपको ये सिचुएटेड मिलेगा, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ किया, ये आपको एशिया से काफ़ी छोटा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आर्कटिक सर्कल यहाँ से क्या होती हैं आपको पास होती हैं और ये वाटर बॉडी से 3 साइड से घिरा हुआ है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा जो है वो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बातें करेंगे, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरीके से इक्वेटर के नीचे यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है एंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज, ठीक है। ये पूरी तरीके से पानी से क्या है हमारा घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। आपसे सवाल पूछेगा विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नॉन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो आप हमेशा जवाब दोगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बढ़ेंगे अंटार्कटिका रीजन। अंटार्कटिका रीजन भी बहुत बड़ी लैंडमास को कवर करता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो अंटार्कटिका रीजन क्या है आपका साउथ पोल में सिचुएटेड यानी सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है और एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है। हाँ, यहाँ पर आपको लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलेगा। व्हाट डू मीन बाय एक्सट्रीम क्लाइमेट, विच मीन्स दैट यहाँ पर आपको हमेशा 24 दिन 24/365 आपको हमेशा क्या मिलेगा, बर्फ जमी मिलेगी। और जहाँ बर्फ इतनी ज़्यादा जमी हो और इतनी ज़्यादा ठंडी हो वहाँ पर लाइफ ईजिली सर्वाइव करना आसान नहीं होता, इसलिए यहाँ पर लोग आपको बहुत ना के बराबर मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर लोग ऐसा नहीं है कि नहीं है, लोग मिलेंगे, पर ये जो लोग हैं ये कहाँ आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी अलग अलग देशों से निकलकर यहाँ रिसर्च के लिए जाते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और पता लगाने के लिए जाते हैं। अगर हम बात करें ऐसे रिसर्च की, ठीक है, तो ये साउथ पोल में फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएटेड, ये जान लो। इंडिया से ऐसे 3 रिसर्च स्टेशन यहाँ मिलेंगे। स्टेशंस क्या होते हैं, बेसिकली एक टीम होती है जिनको भी वहाँ भेजा जाता है और वो टीम वहाँ पर क्या करती है, आपको एक साइंटिफिक आपको कैप्सूल बना करके वहाँ पर रहती हैं और वहाँ पर सर्वाइव करती हैं और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर उनको सुविधा प्रोवाइड की जाती है ताकि वो ईजिली वहाँ पर रह सके और रिसर्च कर सके। तो मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, इसमें से एक क्या हो गया हमारा, नष्ट हो गया। और जो तीसरा है जो आपके किताब में मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग कहते हैं भारती, ठीक है। इसे 2011 में भेजा गया था, ये अभी भी क्या है आपको ऑपरेशनल है, ठीक
ठीक है। तो इसमें से 3 में से सिर्फ 2 ही बचे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे क्या थे, आपको कॉन्टिनेंट से रिलेटेड थी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। जाने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने लिथोस्फीयर के डिफरेंट पार्ट्स को, माइनर टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें आपने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को देखा और कॉन्टिनेंट्स के डिफरेंट फीचर्स को देखा, और ये बेसिक फीचर्स थे जो आपके क्लास 6 की बुक में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ह्यूजली इसे ब्रीफ किया जा सकता है इन सारे कॉन्टिनेंट्स को, बट इतना अभी आपको बढ़ना नहीं है। दैट्स वाई मैंने जितनी किताब में दी है उतने ही आपको बताया, ठीक है। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो लिथोस्फीयर के बाद हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर के ऊपर आएगी, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।